दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई कदम नहीं दिखा है। हम देखेंगे जो सस्ते होने की बात कर रहे हैं वो एलईडी और एलसीडी और मोबाइल फ़ोन, ये हमारी दैनिक ज़रूरी नहीं है। ये लगभग जिनकी ज़रूरतें हैं सभी लोगों ने ले लिया है। डेली की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस पर कैसे महंगाई कंट्रोल होगी इसका बजट में कहीं कोई जिक्र नहीं दिखा है। अच्छी बात मैं एक और कह सकता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग में सीटें बढ़ाने की जो बात हुई है उससे निश्चित तौर पे आम जनों को फ़ायदा होगा। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे तो झारखंड हमें न्यूज़ चैनल देख के ऐसा लग रहा था कि हम बिहार के न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, जहाँ कई बार बिहार और बिहार के संस्थाओं का नाम का जिक्र किया गया। झारखंड का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, इलेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें छोड़ सकते हैं। हम बात करते हैं, इसका एक उदाहरण देते हैं। अभी जल जीवन मिशन इन्होंने 2028 तक के लिए एक्सटेंड किया, परंतु अप्रैल 2024 से लेकर अभी तक राज्य को 1 रुपया भी सेंट्रल का शेयर नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। पॉलिसी एक्सटेंड होती है तो राज्य को जो मिलना वो मिलना चाहिए। माइनिंग की बात हम करें तो माइनिंग पे इन्होंने कहा सूचकांक पे ध्यान रखेंगे। हम व्यापारिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि जब तक हमारे यहाँ स्पेशल इकोनॉमी जोन, स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन माइनिंग रिलेटेड नहीं लाएंगे, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों का प्रयास होना चाहिए। कैप्टिव पावर, अगर हमारा कोयला हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग में नहीं यूज़ होता तो वो लेबर भी हमारे उससे छूट रहे और इसका फ़ायदा अन्य राज्य लेके जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों पे फोकस झारखंड को करना चाहिए था जो नहीं हुआ। स्टेट गवर्नमेंट से हमारी मांग होगी कि वो अपने बजट पे इस चीज़ को समायोजन करे और कुछ चीज़ें आम जनों के लिए बजट में अच्छा है, कुछ चीज़ें क्या बोलते हैं हम इसका हमें नहीं पसंद आया। बिल्कुल, कुमार चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि झारखंड कहीं ना कहीं वो निराश है कि उनको इस बजट में कुछ खास नहीं मिला। लेकिन कुमार चंदन, जब हम ओवरऑल बजट की बात करें जिसका जिक्र अभी आपने भी करा उन तमाम लोगों से, तो उनका कहना है कि मिडिल क्लास को एक बहुत बड़ी राहत है। जो इससे पहले जब बजट पेश हुआ था तो कहीं ना कहीं निराशा मिडिल क्लास को थी, लेकिन इस बार मिडिल क्लास पर खासा फोकस किया गया है। देखिए, बिल्कुल जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं उनका ये झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर ये कहना है कि झारखंड को निराशा हाथ लगी है, बहुत निराशा हाथ लगी है। इनका साफ तौर पे कहना है मिडिल क्लास को इस बजट में लाभ मिला है, लेकिन इनका एक और पॉइंट है जो बजट को लेकर है कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर, उसकी कीमतों को लेकर बहुत जिक्र नहीं है। तो हालांकि ओवरऑल इस पूरे बजट को लोग देश के हिसाब से, आम आदमी मध्यम वर्गीय लोगों के हिसाब से एक अच्छा बजट बता रहे हैं। जो टैक्स स्लैब है उसको लेकर भी इनका कहना है कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने टैक्स स्लैब 12 लाख तक किया है, इससे भी लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन घूम फिर कर बात आती है कि उम्मीद थी कि झारखंड का भी जिक्र बजट में होगा, झारखंड को लाभ मिलेगा, झारखंड की बातें होगी। कुछ लोगों का कहना था कि झारखंड को वंदे भारत ट्रेनें मिलनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, तो वो नहीं मिला। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की इस बजट के बाद अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। ओवरऑल लोग इस बजट को मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, देश के लिए एक बेहतर बजट मान रहे हैं और साथ ही ये भी कहना है कि सरकार
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री बोली, कृषि के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का पूरा ध्यान। सस्ते ब्याज पर किसानों को मिलेगा 5 लाख का कर्ज। इनकम टैक्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। नौकरी पेशा तबके के लिए बजट में बड़ी राहत, 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं। केंद्रीय बजट 2025 में बिहार को मिली है बड़ी सौगात। बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड, किसानों को होगा फायदा। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान की होगी स्थापना। पटना बिहटा एयरपोर्ट के साथ IIT पटना का होगा विस्तार। भागलपुर पहुंची सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा। 1087 करोड़ की 83 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कई विकास कार्यों का ले रहे हैं जायजा। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, देश की नींव, देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम। देश का बजट, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड आप देख रहे हैं। और देश का बजट जिसका इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया है। बिहार में मखाना के उत्पादन पर केंद्र का फोकस और साथ ही बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनेगा। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना होगी। पटना IIT का विस्तार किया जाएगा। बिहार में 3 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी मिलेगी। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना की भी स्वीकृति मिली है। तो आपको बता दें कि बिहार के लिए एक बार फिर से ये सौगातों भरा बजट रहा। उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना करने की बात कही। पटना IIT का विस्तार और पटना एयरपोर्ट के भी विस्तार की बात की गई है। पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार करने की बात इस बजट में कही गई है। तो बजट में बार बार एक बार फिर से बिहार का जिक्र आया है। तो बिहार में मखाना के उत्पादन पर केंद्र का फोकस है। बिहार के लोगों की आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड भी बनेगा। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी, यानी कि पटना IIT का विस्तार किया जाएगा। बिहार पर खासा फोकस हुआ है, या फिर यूं कह लीजिए कि इस बार विधानसभा के चुनाव भी बिहार में उन्हें उम्मीदें कई ज्यादा थी और वो उम्मीदें अब बिहार वासियों के लिए पूरी होती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और यही वजह है कि बिहार को कई सौगातें दी गई हैं। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा बिहार में, पटना और बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना। तो बिहार को ये बड़ी सौगातें इस बजट में मिली हैं। बड़ा ऐलान किया गया। बिहार के लोगों के लिए आय बढ़ाने के लिए मखाना बोर्ड बनेगा। देश का बजट पेश हो गया है और साथ ही सबसे ज्यादा जो उत्साह कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि उम्मीदों का बजट मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बिहार को इस बार कई बड़ी सौगातें मिली हैं। हर एक सेक्टर पर फोकस किया गया है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है, इसके टैक्स स्लैब को लेकर भी न्यू रिजीम में 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये कहा गया है। और ये मिडिल क्लास के लिए बड़ा तोहफा है, बड़ी राहत है, जिसका इंतजार मिडिल क्लास के लोग कई सालों से कर रहे थे। तो एक बड़ा तोहफा, 12 लाख तक अब उन्हें किसी भी प्रकार का टैक्स स्लैब नहीं देना होगा, कोई टैक्स उन्हें नहीं देना होगा। तो एक बड़ी राहत जिसका इंतजार देश का मिडिल क्लास कई सालों से कर रहा था, यहां पर बड़ा तोहफा मिलता हुआ। Tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil,
4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income other than special rate income such as capital gain. निफ्टिम की स्थापना के लिए उन्होंने बिहार में किया, मखाना बोर्ड के लिए उन्होंने बिहार को देने का काम किया, बीटा में एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का उन्होंने उसमें जिक्र किया। तो इसके लिए हम बिहार की तरफ से, बिहारियों की तरफ से वित्त मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। Now happy to announce that साथ साथ बिहार को भी प्राथमिकता मिली है और बिहार में बहुत बड़े परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है और यह बजट गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है और जिसके माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। यह बजट रोजगार के अवसर देने वाला बजट है और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने वाला यह बजट है। और बिहार में विशेषकर जो मखाना बोर्ड स्थापना की स्वीकृति हुई है, वहाँ जो कोसी के क्षेत्र हैं और कोसी के क्षेत्र के लिए जो परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, इससे बाढ़ के विभीषिका में भी कमी होगी, सिंचाई भी इससे उपलब्ध होंगे और कोसी के क्षेत्रों को, खासकर किसानों को काफी मदद मिलेगा। वहाँ ग्रीन एयरपोर्ट की भी जो स्वीकृति हुई है, उसके अलावा वहाँ बहुत सारी ऐसी बातों को बिहार के विकास को देखते हुए, बिहार की स्थिति को देखते हुए, वहाँ के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों के ओर से बहुत बहुत आभार। लेकिन विपक्ष को इसके बावजूद आपत्ति है उनको। देखिए विपक्ष I'm now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business. Employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. तो जिस तरीके से टैक्स में बड़ा बदलाव किया गया है, इसको लेकर सब क्या सोच रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे और किस तरीके की ये राहत होगी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि कई सालों से ये एक बड़े राहत की उम्मीद ही भारत का मध्यम वर्ग कर रहा था, खासकर टैक्स को लेकर। ये भी कहा जाता था, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जो हायर क्लास के लोग हैं उनके लिए तो तमाम योजनाएं हैं, जो लोअर क्लास के लोग हैं उनके लिए भी तमाम योजनाएं हैं, लेकिन इस कड़ी में मिडिल क्लास कहीं ना कहीं पीछे छूटता है, जो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता है। तो यहाँ पर उनका ख्याल रखा गया है और कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है। तो लगातार हमारे साथ चर्चा भी करेंगे। हम आपको बता दें कि हमारे साथ प्रोफेसर राकेश अग्रवाल नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत है
हमारे कार्यक्रम में हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे। पटना से हमारे साथ मनीष यादव जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, आपका बहुत स्वागत है और तमाम जो लोग हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है और हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। शुरुआत राकेश जी हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आज के बजट की अगर समरी हम देखें तो खासकर हम बाकी हिस्से को अगर बाद में भी जिक्र करेंगे तो मिडिल क्लास के लोगों को क्या मिला आज के बजट में? राकेश जी, आपसे सवाल है। जी देखिए, इस बजट में वैसे तो मिडिल क्लास के लिए इस बार जो इनकम टैक्स में चेंजेस किए गए हैं वो बहुत वेलकम चेंजेस हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से सभी लोग इस बात का वेट कर रहे थे कि इनकम टैक्स में कोई रिलीफ मिडिल क्लास को नहीं मिल रही थी। पर इसमें भी अभी भी 2-3 बातें ऐसी हैं जो मिडिल क्लास के इंटरेस्ट में की जानी चाहिए। जैसे नंबर 1, फ्री बीज पर कंट्रोल होना चाहिए। अब ये दिल्ली का जो इलेक्शन चल रहा है या जो इसका मोमेंटम चल रहा है उसमें हर पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी है, किसी भी कारण से हर रोज नए नए फ्री बीज लेकर आती है। ये फ्री बीज कहाँ से आते हैं? कौन देता है इनका पैसा? सब टैक्स पेयर देते हैं जी। तो जो टैक्स पेयर पैसा दे रहा है वो पैसा फ्री में बांट रहे हैं। उनको फ्री में ना बांट कर उनको काम दिया जाए, उनको कोई ऐसा अल्टरनेट दिया जाए जिससे कि वो भी कमाएं और वो भी एक कंट्रीब्यूट करें, तो बात बने। लेकिन ये एक आम जनता का, एक टैक्स पे करने वाले का, एक ईमानदारी से जो आदमी टैक्स दे रहा है उसका पैसा आप कलेक्ट करते हैं और इस तरह फ्री बीज में बांट देते हैं। मैं 2500 रुपये दूंगा, मैं 2000 रुपये दूंगा, मैं 1500 रुपये दूंगा। व्हाट इज दिस? ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सजा हो रही है जो टैक्स पे कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो हमारी प्रॉब्लम है वो है टैक्स, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गैप की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप हमें कंट्रोल करना चाहिए, इसको मीट करना चाहिए। इसके लिए मैं समझता हूँ 2-3 बातें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, हमें इंडिजीनियस प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। जो हमारा कंजम्पशन है उस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हम अपने देश में ही सामान बनाएं, अपने देश में ही सामान बेचें और उससे हमारे इंपोर्ट्स कम हों, तब वो टैक्स डेफिसिट हमारी कम हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ये तो एक पॉजिटिव फैक्टर हुआ, लेकिन उसके साथ साथ इंपोर्ट्स को घटाएं, ये बहुत जरूरी है। इस पर भी खासा फोकस करने की जरूरत है। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल होगा, कहीं खुशी है तो कहीं गम है। ये कहें कि बिहार में इलेक्शन है इसलिए आप लोगों ने बजट के जरिए मास्टर स्ट्रोक खेल दिया केंद्र ने। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दोनों जो जोड़ी है बिहार और देश में, पिछले बार भी जब बजट देश का पेश हुआ था तो उस वक्त भी बिहार का डंका पूरे देश में बजा। ये तो उनके गाल पर आज का जो बजट पेश हुआ है तमाचा है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार में हल्के पर लेते हैं, जो कहते हैं केंद्र सरकार बिहार में कुछ नहीं कर रही। ये जो गाल पर आज तमाचा है कि किसान हो, छात्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हर क्षेत्र में बिहार का डंका बज रहा है। इस प्रकार से पटना IIT का विस्तार किया जाएगा, जो भी एयरपोर्ट है पटना और बिहटा उसका विस्तार किया जाएगा, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, मखाना बोर्ड का निर्माण, तो कोसी नहर के लिए कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर क्षेत्र में बिहार का डंका बज रहा है। तो आज का बजट बिहार में विपक्ष के जो नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो आलोचना करते हैं उनके गाल पर तमाचा है। लेकिन झारखंड के लोग कह रहे हैं, झारखंड में आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि देखिए इस साल तो विधानसभा के चुनाव होने, इसलिए हम उम्मीद लगाकर बैठे थे कि झारखंड को भी कुछ मिलेगा, लेकिन झारखंड को दरकिनार करके बिहार पर फोकस कर दिया है। अब इलेक्शन है तो करना ही होगा। मैंने आपको पहले ही बोला, ये इलेक्शन की बातें नहीं है। पिछले बार भी जब बजट केंद्र का पेश हुआ था तो उस बार भी बिहार का डंका बजा था। नहीं, मनीष जी सुन लीजिए। मनीष जी, वो तो कह रहे हैं ना कि आपके समर्थन से सरकार चल रही है, इसलिए आप मजबूरी आप पे ध्यान देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय, ठीक है मनीष जी, बात पूरी करिए। मनीष जी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए।
देखिए, मैंने राजेश जी ऐसा मैं बोल रहा हूं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का डंका पूरे देश में बजता है। हमारे नेता बिहार को विशेष राज्य के दर्जा मांग के कई वर्षों से कर रहे थे, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा कुछ टेक्निकल कारण से नहीं मिल पा रहा है, तो विशेष सहायता की बात आई। अच्छा, आज बिहार को मिल रहा है। ये तो उनकी काल पर तमाचा है ना, जो बिहार के विपक्ष में बैठकर केंद्र सरकार की और बिहार सरकार की आलोचना करते हैं। ये उनके गाल पर तमाचा है। ठीक, मनीष जी, मृत्युंजय जी का रुख करना चाहेंगे। रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं मृत्युंजय जी। आप सीधे सीधे झारखंड को क्या मिला जितनी उम्मीद थी बजट से? जी देखिए, किसी भी बजट में जब प्रावधान आते हैं तो ज्यादातर प्रावधान होते हैं वो पूरे देश में लागू होते हैं। अगर इनकम टैक्स के रिलीफ की बात करें तो किसी एक विशेष राज्य के लोगों को कभी नहीं मिलता है, वो प्रदेश के प्रत्येक राज्य को मिलता है। लेकिन इसमें झारखंड के लिए भी बहुत विशेष कुछ योजनाएं हैं, मैं उस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। अगर कल का आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो उसमें एक बहुत स्पेसिफिक मेंशन है पीएम जनमन योजना का। पीएम जनमन योजना क्या है? पीएम जनमन योजना ये कहती है कि वैसे हमारे क्षेत्र जो बहुत सुदूरवर्ती है और उसमें ज्यादातर आपको देखेंगे जो आदिवासी क्षेत्र है वो है, वहां पे हमारे जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो नहीं पहुंच पाते हैं, कई बार एलिजिबिलिटी के कारण। सो फॉर एग्जांपल, जैसे आपको अगर किसी टोले में रोड भी भेजनी है तो आप एक मिनिमम वहां पे पॉपुलेशन ढूंढते हैं 500 या 1000 का। पीएम जनमन स्कीम ने बोला कि जितने ऐसे एलिजिबिलिटीज होते हैं हम सबको रिलैक्स करेंगे, ताकि छोटे से छोटे हैबिटेशंस भी जो हो आदिवासी एरियाज में, अगर 100 लोगों का भी हैबिटेशन है तो वहां तक हमारे रोड्स जाएंगे। और इस प्रकार से करीब करीब 8000 किलोमीटर के रोड बनाने का प्रावधान किया गया है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत दिखते नहीं है क्योंकि बहुत पॉपुलर चीजें नहीं होती है, लेकिन डिटेल्स में जब आप जाएंगे, दूसरा एक है कि करीब 1.5 लाख करोड़ का एक फंड बनाया गया है जिसको इंटरेस्ट फ्री, जीरो इंटरेस्ट पे 50 साल तक जीरो इंटरेस्ट पे स्टेट्स ले सकते हैं अपने यहाँ के केपीएक्स के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, अपने रोड, सड़कें, पुल पुलिया, जो भी ऐसे पूंजीगत व्यय जिसको बोलते हैं उसके लिए, उसको झारखंड बहुत अच्छे से यूज कर सकती है। तीसरा, जल जीवन मिशन एक ऐसा स्कीम है जो अभी देश में करीब करीब 80% कंप्लीशन पे है सारे राज्यों में। बिहार में इनफैक्ट करीब 96-97% कंप्लीशन पे है। इस स्कीम को दिसंबर 2024 को खत्म होना था, लेकिन कुछ ऐसे राज्य बच गए हमारे देश में और उसमें झारखंड भी ऐसा है जहां सिर्फ और सिर्फ 55% कंप्लीशन है, हम सबसे निचले पायदान पे है। तो इस स्कीम को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है इस कारण से, ताकि जो स्टेट पिछड़ गए हैं, वहां सत्ता पक्ष के लोग झारखंड में कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला हमें, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो एक नेचुरल नैरेटिव है। कल मैं कुछ डिबेट्स में था और इनमें यही सारे लोग ये कह रहे थे कि मिडिल क्लास को आप कुछ बेनिफिट दे दीजिए, टैक्स बेनिफिट दीजिए, तब जाके हम मानेंगे। लेकिन आज अगर आप वही पूछेंगे तो उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये तो विपक्ष का मान लीजिए काम ही है कि आप कुछ भी दे दीजिए, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है और मैं जितने सालों से बजट देखता रहा हूं, मुझे लगता है बहुत ही वंडरफुल और बैलेंस बजट है, करीब करीब हर सेक्टर पे, ना कि सिर्फ एग्जिस्टिंग सेक्टर्स पे। आपके पास निरंजन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। निरंजन जी, क्या वाकई बैलेंसिंग बजट है ये? निश्चित रूप से देखिए प्रीति जी, इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार ने बहुत साहसिक बजट किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 1950 के बाद में लगातार आप ये मान के चलिए 2014 तक जो मध्यम वर्ग था उसका कहीं ना कहीं एक हिसाब से शोषण माना गया कि ये 2014 तक 2.5 लाख तक का टैक्स रिजीम था, और 2014 के बाद में 2025 यानी कि 11 वर्ष के अंदर 2.5 लाख से आप ये मान के चलिए हम कहां पहुंचे, 12 लाख तक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक तरह का सीधा सीधा एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है उसको आप ये मान के चलिए 80,000 रुपए का फायदा। और जिस तरीके से इस बार जो साहसिक, और मैं तो आपको एक चीज और बताऊं, सुबह से हम लोग इस चीज की अपेक्षा कर रहे थे कि सरकार अगर 10 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री अगर स्कीम ले आए तो मध्यम वर्ग के लिए अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख आप ये मान के चलिए, एकाएक ऐसा एक ऊर्जा सी आदमी को महसूस हुई। और जिस तरीके से सरकार ने बताया भी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए का राजस्व में इससे घाटा होगा सरकार के, यानी कि राजस्व की कमी आएगी, लेकिन उसके बावजूद जो मोदी जी ने कहा था, आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार अब उस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है जिसके अंदर मोदी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति की भागीदारी, जब हर व्यक्ति जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो देश 140 कदम आगे बढ़ेगा। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम जो जिस तरीके से 2014 से पहले 3.5 करोड़ के करीब टैक्स एसएससी थे और आज लगभग 9.5 करोड़ टैक्स एसएससी है, तो ये जो टैक्स एसएससी बढ़ाने का और इस चीज का आज जनता के पास इसका सीधा बेनिफिट सरकार देती हुई दिख रही है। और निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी लागू की है, हालांकि
हालांकि ये देखनी है, क्योंकि सरकार योजनाएं तो लागू कर देती है लेकिन वो सिस्टम में कहीं ना कहीं फंस करके और आम जनता तक पहुंच नहीं पाती। जैसे मुद्रा योजना की बात करें या तमाम योजनाएं इससे पहले लागू की, लेकिन उसके अंदर जो सिस्टम है यानी कि जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पार्शालिटी करती है, अपने जान पहचान वालों को लोन दे दी, चाहे वो इलिजिबल है चाहे नहीं इलिजिबल है, लेकिन वास्तविक जो उस चीज के लिए इलिजिबल है और उस चीज के लिए जो नीडी है उसको कहीं ना कहीं उस चीज के लिए टरकाया जाता है, बहकाया जाता है। तो अब सरकार को यह चीज भी देखनी पड़ेगी, जिस तरीके से चाहे किसानों का 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख तक का क्रेडिट कार्ड बैलेंस किया गया है, या यूं कहें कि जिस तरीके से एमएसएमई को बढ़ा करके 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का टैक्स वो 1% गारंटी वाला लोन उन्होंने, तो ये सारी की सारी चीजें धरातल के ऊपर कितनी एप्लीकेबल हो रही है, कितनी इंप्लीमेंट हो रही है, इस चीज का भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से ये वास्तव में ये समावेशी के साथ साथ साहसिक बजट है, और इससे ऐसा लगता है कि जो मोदी जी कहते हैं कि हमें अब 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे को देश को लेके जाना है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार की करनी और कथनी यानी कि सरकार की मंशा भी वही है। इस बजट ने ये चीज को हमारे को एक तरह का ये जो इस बजट के अंदर मध्यम वर्ग को राहत दी है, या तमाम चीजें जिस तरीके से सरकार ने चाहे किसानों के लिए भी कुछ एडिशनल कुछ लाभ दिए हैं, इसके अंदर आप कपास की खेती वाले किसान समझ लीजिए, चाहे मखाना किसान समझ लीजिए, या तमाम जिस तरीके से सरकार ने की है, निश्चित रूप से देखिए ये बजट प्रशंसनीय बजट है। क्योंकि आज तक जितने बजट आए, और रही बात यहां पे जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, अभी मैं तरुण गोगोई जी को सुन रहा था तो मुझे ऐसा देख करके प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्होंने बजट के ऊपर क्या बोलना है ये कल ही तय कर लिया था, क्योंकि उन्होंने ना 12 लाख की कोई चर्चा करी, ना उन्होंने, तो कहने का तात्पर्य ये तो देखिए राजनीतिक बयानबाजी है। बाकी मेरे हिसाब से बजट साहसिक बजट। बिल्कुल बिल्कुल निरंजन जी। प्रोफेसर राकेश अग्रवाल हैं। राकेश जी आपसे सवाल है, क्योंकि अब बात यह है ना कि जैसे ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास अपनी आमदनी से टैक्स देता है, टैक्स तो वो भी देता है जो कि जो आमदनी पर भले टैक्स नहीं देता, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हो मुझे, तो जो आमदनी पर टैक्स नहीं देता वो बिस्कुट खरीदते हुए टैक्स देता है, कोई भी सामान खरीदता है उस पर जीएसटी लग जाता है, तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की चीजों में सुबह से शाम तक टैक्स तो वो देता ही है। तो बदले में उसको राहत जो सरकार दे रही है, क्या मिडिल क्लास को टैक्स में राहत देने के बाद क्या उन सारी सेवाओं पर असर पड़ सकता है? बिल्कुल निश्चित। मैं आता हूं आपके पास राकेश जी, पहले राजनाथ सिंह को सुन लें। सैलरी कमाते, एक मिनट सर। हमारे डिफेंस फोर्सेस के रेवेन्यू बजट के अंतर्गत 3,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के एलोकेशन से 10% अधिक है। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा। इससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिफेंस में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा है उसको पूरा करने में मदद मिलेगी, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी फैमिलीज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए यंग सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस को 8,300 करोड़ रुपए से अधिक का एलोकेशन किया गया है। यह पिछले साल के बजटरी एलोकेशन से लगभग 19% अधिक है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती प्रदान करने के लिए इस साल के बजट में कैपिटल हेड के तहत बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, भाई ऐसा है इसे काहे को लंबा डाल दिए, कोई जरूरत नहीं, बंद कर दो, बहुत लेंदी कर दिया, बहुत कोई जरूरत नहीं है। तो राजनाथ सिंह कह रहे थे। राकेश जी अपनी बात पूरी करिए। मेरा सवाल अगर आपने सुना हो कि ये जो मिडिल क्लास को राहत मिली है, क्या इससे दूसरी योजनाओं पर असर पड़ सकता है? देखिए, जब मैं पिछली बार यहाँ पर डिस्कशन में आया था तब भी एक बात कही थी कि पॉलिसीज बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं, उनके लिए फंडिंग भी बहुत अच्छी की जाती है, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। वो कहाँ जाती है फंडिंग, क्या होता है, क्या कारण है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंटेशन होता, उसके ग्राउंड फ्लोर पर हमारे रिजल्ट्स क्यों नहीं आते, वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। बीच में कहाँ गैप है, कहाँ लूप होल्स हैं, वो गवर्नमेंट को खोजने पड़ेंगे और उनको बंद करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ये बजट तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इसमें निश्चित रूप से हमें एक एनकरेजमेंट मिलेगा कि हम सेविंग्स भी करें और अपने काम भी करें। लेकिन ये तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हम पैसा दे रहे हैं, चाहे कम दे रहे हैं चाहे ज़्यादा दे रहे हैं, वो दूसरी बात है। टैक्स तो दे रहे हैं ना, जो टैक्स दे रहे हैं उसका पैसा जा कहाँ रहा है।
जब उसका एक रियल बेनिफिशियरी को बेनिफिट नहीं मिलता या ग्राउंड लेवल पर जाकर उसके रिजल्ट्स नहीं आते, तो क्यों नहीं आते, ये हमें बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। इट इज ए वेरी सीरियस क्वेश्चन कि वो रिजल्ट्स क्यों नहीं आते। ठीक है राकेश जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले एक बार उनका परिचय करा दें। पीयूष शर्मा जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बिहार बीजेपी के। पीयूष जी बहुत स्वागत है आपका। आरजू खान है, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आरजू जी आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेहाशीष जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रीति बिल्कुल, मेरा सवाल स्नेहाशीष जी आपसे ही है कि कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो, या ये कहें कि ठीक है आप भी संतुष्ट है, बैलेंसिंग बजट है, काम चला लेंगे इस बार? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में चुनाव है, तो बिहार के लिए कुछ कम से कम केंद्रीय बजट में चाहिए था कि कुछ विशेष कार्य किए जाए। लेकिन आज किन मुद्दों को भजाया जा रहा है? 32 पन्नों का एक ज्ञापन सौंपते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री साहब सम्राट चौधरी जी। उस 32 पन्ने में 10 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की बात होती है। उसमें नए एयरपोर्ट्स के निर्माण के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मांग होती है। मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर की बात होती है। तमाम बातें होती हैं, लेकिन आपको मिलता क्या है? आपके 32 पन्नों के ज्ञापन में क्या क्या आपको मिला है, उसकी तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत है। लेकिन ये समझने से में देरी हो रही है। आप बात कर रहे हैं मखाना के लिए लगातार बातें हो रही हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि मखाना उद्योग की स्थापना की बात हो रही है, लेकिन बोर्ड जो बनाने की बात हो रही है। लेकिन समझने की जरूरत है कि 2020 से 24 तक में एमएसएमई में ये केंद्र सरकार किस तरीके से फिसड्डी रही। 61,000 एमएसएमई के बंद हो जाते हैं, 61,000। और पिछले 4 महीनों में, पिछले साल 2024 में अंतिम 4 महीने में 12,000 बंद होते हैं। तो इन सब चीजों को समझना है। फिर से एक और चीज मैंने पढ़ी तो अच्छा लगा सुन के कि आईआईटी में सीट्स बढ़ रही हैं। पटना आईआईटी में, पटना आईआईटी में आपने सीट्स तो बढ़ा दिया, लेकिन ये समझने वाली बात है कि बॉम्बे आईआईटी जो इस देश में सबसे सर्वोपरि है, वहां पिछले साल 2024 में जो प्लेसमेंट हुआ है उसमें 36% छात्रों को कोई नौकरियां नहीं मिली, प्लेसमेंट नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि आप सीट्स तो बढ़ा रहे हैं, नौकरियां कब बढ़ाएंगे भाई साहब? ठीक, कब? आप केंद्र की सरकार बार बार ये दावे करती है, लेकिन नौकरियां कहां दे रहे हैं आप लोग? नौकरियों पे तो काम कीजिए। ठीक है पीयूष जी, आप स्नेहाशीष जी को आपने सुन लिया। बाहर वाले भी कह रहे हैं कि बिहार को ज्यादा मिल गया, बिहार को ज्यादा मिल गया। ठीक है, चुनावी साल है, उनकी मजबूरी है, अलग बात है। लेकिन पीयूष जी आपको क्या लगता है? राजेश जी, सर्वप्रथम आपके माध्यम से देश के वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को इस 8वें बजट पेश किए जाने पर, जो बजट गांव, गरीब, किसान, युवा, मजदूर के लिए स्वर्णिम काल का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, सुनहरा बजट है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। राजेश जी, आप देखने का काम करें। शुरुआत में ही कांग्रेस के प्रवक्ता ने आरोप लगाने का काम कर दिया। मैं तो आज यह आरोप का दिन नहीं है, एक सुर से इस बजट को सभी लोगों की सराहना करनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को देखना चाहिए। क्या था बिहार में, कितने के बजट आते थे? बिहार में 2004 और 5 में कितने के बजट लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी द्वारा? पीयूष जी, मैं आ रहा हूँ। पीयूष जी, मैं आ रहा हूँ, जरा हेडलाइंस का वक्त है, मैं फिर लौटता हूँ। आरोप तो ये भी लगता है ना कि चूंकि बिहार के समर्थन से सरकार चल रही है, इसलिए अब मजबूरी है बिहार को सौगात देना। चलिए बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस देखते हैं। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। वित्त मंत्री बोली, कृषि के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का पूरा ध्यान, सस्ते ब्याज पर किसानों को मिलेगा 5 लाख का कर्ज।
इनकम टैक्स को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। नौकरी पेशा तबके के लिए बजट में बड़ी राहत। 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं। बजट में बिहार के लिए कई बड़े ऐलान। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा। पटना एयरपोर्ट के साथ आईआईटी का होगा विस्तार। भागलपुर पहुंची सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा। 1087 करोड़ की 83 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। कई विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रस्तुत करता टफ कॉर्न XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज किशनगंज, जहां प्रतिदिन 3000 रोगियों का होता है मुफ्त में इलाज। मुल्तानी कूका कफ सिरप, सर्दी और खांसी से दे तुरंत आराम। बुक योर लग्जरियस फ्लैट एंड पेंट हाउस इन अंशुल होम्स, H2O सिटी शिवाला। पैरामेडिकल नर्सिंग एवं फार्मेसी में बिहार का श्रेष्ठ संस्थान SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नामांकन जारी। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल नेटवर्क। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। और 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भागलपुर से लाइव तस्वीरें हैं। सीएम नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे हैं। शिवम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवम, आप सुन पा रहे हैं? कहां पर मौजूद है मुख्यमंत्री इस वक्त? जी मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर के समरनालय पहुंच चुके हैं। आप तस्वीर में देखिए कि यही वो भवन है। नवनिर्मित यह भवन का निर्माण किया गया है और इसी भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो अब समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इस समीक्षा बैठक में तमाम विभाग के प्रधान सचिव के साथ साथ जो सचिव हैं वो भी मौजूद हैं और जितने भी स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी इस समीक्षा बैठक में शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आज प्रगति यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे हैं तो लगभग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1234 करोड़ रुपए की 141 योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग है, साथ ही साथ भवन निर्माण विभाग के 6 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। पथ निर्माण विभाग की 1 योजना का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री ने। तो आज मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने तमाम कार्यक्रम का निरीक्षण किया जो जीविका दीदियों के द्वारा और बिहार सरकार के अलग अलग विभागों के द्वारा जो स्टॉल लगाए गए थे, उन तमाम स्टॉलों का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। सबौर के खेल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1087 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें 58 योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका भी मुख्यमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी योजना के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। नवनिर्मित जो टाउन हॉल है और जिला आपातकालीन सेवा है उसका भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। साथ ही साथ जो खेल मैदान बनाए गए थे उसका भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। तमाम काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, भागलपुर के लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन करने पहुंचे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए भागलपुर के समरनालय पहुंच चुके हैं और ऐसा लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जिस जिस जिलों का भ्रमण कर रहे हैं वहां पर समीक्षा बैठक के बाद कई जो बड़ी सौगात है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी जा रही है। तो ऐसे में जब आज भागलपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी समीक्षा बैठक के बाद कई बड़ी जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल शिवम, तो जाहिर सी बात है कि तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं भागलपुर से प्रगति यात्रा को लेकर। तो और मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन से बड़े नेता हैं वहां पर? जी मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री जो संतोष सिंह हैं वो भी इस समीक्षा बैठक में शामिल हैं। और तमाम जितने भी भागलपुर के स्थानीय सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम विभागों के जो प्रधान सचिव हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं। और बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बड़ी घोषणा है वो भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद क्या कार्यक्रम है शिवम मुख्यमंत्री का? इसके बाद राजेश मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे यहां से भागलपुर हवाई अड्डे के लिए रवाना होंगे और उसके बाद सीधे वो पटना वापस लौट जाएंगे। जी
बिल्कुल। तो हमारे संवाददाता शिवम लगातार हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के लिए इस वक्त भागलपुर में हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तमाम योजनाओं की समीक्षा हो रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी, संतोष सिंह, तमाम ऐसे नेता उनके साथ हैं। भागलपुर के सांसद हैं, भागलपुर के स्थानीय प्रतिनिधि हैं, सभी वहां पर जुड़े हुए हैं इस वक्त और समीक्षा बैठक हो रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के तहत इस वक्त भागलपुर में है। एक बार फिर से शिवम का रुख करेंगे। शिवम, थोड़ी तस्वीरें दिखाइए बाहर से कि सुरक्षा की किस तरीके से व्यवस्था वहां पर की गई है। जी राजेश, आप तस्वीर में देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में रहते हैं सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और सभी लोगों का जो प्रवेश है वो उन सुरक्षा को देखते हुए ही किया जा रहा है, क्योंकि इसी भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा कर रहे हैं। तो जितने भी जो अधिकारी हैं या फिर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अंदर जा रहे हैं, तो उनकी भी यहाँ पर जांच की जा रही है। उसके बाद ही तमाम लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। तो इसी भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं और समीक्षा बैठक के बाद जो कई बड़ी घोषणा है वो भी कर सकते हैं। आप चारों तरफ की तस्वीर देखिए राजेश कि यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देखिए तस्वीर में कि भागलपुर के विधायक हैं अजीत शर्मा, वो भी समीक्षा बैठक के लिए यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हों या फिर अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए इस भवन में पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल शिवम, तो ये अच्छी बात है कि चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों सभी जनप्रतिनिधि वहाँ पर जुटे हुए हैं। क्या वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भी भीड़ है शिवम? नहीं, यहाँ पे किसी भी कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्यकर्ताओं को यहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जा रहा है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। पर स्थानीय हम आपके पास लौटेंगे, प्रगति यात्रा का हाल दिखाएंगे अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कुछ बोल रहे बजट के ऊपर, वो सुनते हैं। तो उनके लिए जो किया गया वो बहुत अच्छा किया गया। हम बहुत इससे सराहना करते हैं कि आपने सैलरी क्लास को दिया, लेकिन इसको देख के और खासकर अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल लेंगे। सो अभी बहुत सी बातों को स्टडी करने की जरूरत है। हम स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी शुभकामना। थैंक यू। रुकिए ना। गरीब कल्याण का है, गरीबी मिटाने का है, किसान कल्याण का है, मध्यम वर्ग को मदद पहुंचाने वाला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारी योजनाओं की मंजूरी दी गई है। बिहार की स्थिति को देखते हुए वहां के बिहार के विकास के लिए और बिहार के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बिहार वासियों के ओर से बहुत बहुत आभार। इसके लिए बिहार की जनता और देश के सभी गरीब और मध्यम वर्ग बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष कह रहे कई चुनाव को देखते हुए वोट पाने के लिए तो बिहार के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया गया या फिर सैलरी क्लास वालों को। कांग्रेस के शासन में इस तरह के बजट चुनाव के 3 महीने पहले आते थे। यह नरेंद्र मोदी जी हैं कि चुनाव का बाद हमारे पास एक अच्छी सरकार है वहाँ, और बिहार आज भी बहुत पिछड़ा है। अगर देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने महसूस किया है कि बिहार को देना है तो किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए। और हमें तो खुशी है कि बिहार को आज हवाई अड्डों का मांग हो, IITs की सीटों का वृद्धि हो, मखाना बोर्ड पूरी दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एक ऐसा डाइट फूड है। तो अगर भारत की सरकार बिहार के बारे में सोच रही है तो बिहार भी तो भारत का ही अंग है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को और बिहार के मुख्यमंत्री सबको बधाई देना चाहिए एक अच्छे प्रयास के लिए, और मैं समझता हूं कि बिहार की जनता भी आभार व्यक्त करेगी देश के प्रधानमंत्री।
देखिए, बजट में बिहार के लिए चिंता किया गया है और बिहार में जिस तरह से उड़ान योजना के तहत बहुत से एयरपोर्ट की शुरुआत करनी है, मेडिकल कॉलेज है उसको बनाना है, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में चर्चा है, तो बजट में बिहार के लिए काफ़ी चिंता की गई है कि बिहार को कैसे विकसित किया जाए। और पूरा उम्मीद है कि जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने बिहार को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी हर तरह का मदद के लिए तैयार है, तो बजट में इसका फायदा मिलेगा। बिहार में चुनाव है इसलिए सपना बेचने का काम जरूर हो रहा है, लेकिन आज जो किसानों की माली हालत है, मजदूरों का जो हालत है, छात्र नौजवानों का हालत है, गरीब लोगों का जो महंगाई की मार से पिस रहे हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है। ये तो केवल अपना वादा फरोसी परोसना, इससे तो कुछ निकलने वाला नहीं है। जो रियल इंडिया है वो तो आज भी करा रहा है गरीबी महंगाई से। मखाना बोर्ड बनने से क्या हो जाएगा बिहार को? हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। तो बड़ी खबर, पीएम मोदी ने बजट की तारीफ की है। आपको बता दें कि हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, उन्होंने कहा बजट बहुत अच्छा है। बजट की तारीफ उन्होंने भी की, हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। तो देश का बजट पेश हो चुका है और साथ ही मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है इस बजट में। और ये बजट बहुत अच्छा है, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। जो उम्मीद जताई जा रही थी उससे कहीं ज्यादा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने बजट की तारीफ की है और कहा कि हर कोई बजट की तारीफ कर रहा है। एक बार फिर से हम अपने गेस्ट का रुख करना चाहेंगे। इससे पहले कि मैं कहीं और जाऊं, आरजू खान जी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। आरजू जी, ये बड़ी चर्चा हो रही है बिहार को लेकर, थोड़ा आप भी बताइए अपनी बात। बिहार को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार को बजट के नाम पे कितना मिला मैं आपसे पूछना चाहूंगा और सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा कि कितने हजार करोड़ मिले हैं बिहार प्रदेश को। जरा उस पे भी बात पूरी करना। आप तो मजबूत सरकार थे, डबल इंजन की सरकार थे और आप इतने कमजोर हो गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू जो है 2 लाख हजार करोड़ लेके चले गए और बिहार प्रदेश को कुछ भी नहीं मिला। अच्छी बात है, मखाना की जो बात कर रहे हैं ना कि मखाना का एक यूनिट तैयार किया जाएगा, लेकिन मखाना उद्योगियों के लिए कितने लाख करोड़ का बजट मिला उस पर कोई बात नहीं है। रेल का बजट हमेशा आता था। बिहार ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेंट करते हैं, लेबर पलायन करते हैं अदर स्टेट में। 2014 से जब से सरकार बनी 2025 तक 34.5% से ज्यादा जो है किराए में बढ़ोतरी हुई है। आपने किराया कितना कम करिए जनाब, थोड़ा बताइए बिहार वासियों के लिए। और आपने कौन सा नया रेल दिया है, थोड़ा इस पे भी बात कर लीजिए। और उस रेल का कहां कहां ठहराया होना है उस पे भी बात कर लीजिए। आईआईटी की बात कर रहे हैं कि पटना आईआईटी का विस्तार होगा और उस पे सीटें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन पता चलता है, मेरे साथी ने भी बताया कि जो सबसे आईआईटी मुंबई है, बड़ा है, एक भी जॉब प्लेसमेंट आप नहीं दे पा रहे हैं। ये आपके निकम्मापन, नकारापन होने का ये सबूत है। तो सबसे पहले तो ये मैं जानता हूं कि ये झुनझुना लेके बिहार प्रदेश ने इतने सांसद दिए बिहार से, लेकिन बजट के नाम पे उनको क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। तो आप मुझे बताइए कि बिहार को मिला तो क्या मिला? और ये बात कर रहे हैं ग्रीनफील्ड की। अरे हम लोगों ने अपने वक्त में बिहटा को क्या चीज करके नहीं दिया था, लेकिन बिहटा आज भी स्टार्ट नहीं हुआ। आप ग्रीनफील्ड पे आ जाते हैं और जो सारी बातें जो आप करते हैं वो फिर वही रिपैकेजिंग है, लेकिन बजट के नाम पे बिहार को क्या मिला है? नील बटा सन्नाटा। मैं यही कहना चाहूंगा, अरे इनके फाइलों में बिहार का मौसम गुलाबी है, लेकिन इनके कहने से थोड़ी होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट थी, विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज। ये डबल इंजन की मजबूत सरकार में दोनों में से कुछ नहीं मिला। चलिए ठीक नील है, बटा इसका आपके सवालों का जवाब हम ले लेते हैं, लेकिन चिराग पासवान क्या और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं। गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है। युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। खास तौर पर
मेरे लिए जिस मंत्रालय से मैं आता हूं, मेरे लिए ये एक ज्यादा खुशी की बात है कि निफ्टेम का एक लंबे समय से हम लोगों की मांग रही थी। अभी सिर्फ निफ्टेम के 2 ही इंस्टीट्यूट थे, हम लोग लंबे समय से चाहते थे कि निफ्टेम जिस तरीके से युवाओं को प्रोत्साहित करने का, उनको बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है, मांग थी हम लोग की लंबे समय से। बिहार में अब एक और निफ्टेम खुलने जा रहा है, ये हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथ ही में मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है, उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जिक्र किया गया, एयरपोर्ट्स, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का इसमें जिक्र किया गया, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, IIT में जिस तरीके से बिहार में एक्सपेंशन का जिक्र किया गया, तो मैं ये मानता हूं कि बिहार के लिए भी और साथ में पूरे देश में जिस तरीके से अपेक्षा, इवन अगर आप टैक्सेशन में भी देखें, टैक्स सेक्टर में भी अगर आप देखें, जिस तरीके से नए टैक्स स्लैब्स ने ज्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है, तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट है। चिराग पासवान हमारे साथ हैं। तो प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान को आप सुन रहे थे, साथ ही गेस्ट का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पीयूष जी, आरजू जी को आप सुन रहे थे। क्या वाकई नीलबट्टा सन्नाटा बिहार? देखिए, ये लोग बजट आने से पूर्व ही पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर लिए। मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि बिहार को कितने करोड़ का बजट मिला? सुन लीजिए यार जी, आप बता दीजिए कितने करोड़ का बजट मिला बिहार को? सुनेंगे तब तो बोलेंगे। अरे बिहार को कितने हजार करोड़ का बजट मिला? ठीक है आरजू जी, आप सुन तो लीजिए। पीयूष जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए ना पीयूष जी, प्लीज। अब आप अपनी बात बताइए ना, चलता है, कंप्लीट करिए ना। चलता है, आप बात करिए। पीयूष जी बोलिए। राजेश जी, इन लोगों के द्वारा कहीं स्क्रिप्ट तैयार करके रख लिया गया था, इनके प्रवक्ताओं, इनके नेताओं द्वारा, कि हमें क्या बोलना है। अरे आपको ज्ञान तो अर्जित करने का काम करे कि बिहार में 2004-05 का बजट कितना था, 2024 में बजट कितना था। अरे खाद फैक्ट्री के लिए 10 साल पहले 59,000 करोड़ मिले थे, उसका क्या हुआ? कितने खाद फैक्ट्री लगे बताइए ना, कितने खाद फैक्ट्री लगे? अरे 10 साल पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था खाद फैक्ट्री के लिए 59,000 करोड़। कितने खाद फैक्ट्री बनाए? कितने हजार करोड़ मिले हैं बिहार को? कितने हजार करोड़ बिहार को मिले, इसमें बात करिए। क्या मिला है? अरे मजबूर सरकार ले गए चंद्रबाबू नायडू 2,00,000 करोड़। 2,00,000 करोड़ ले गए चंद्रबाबू नायडू। इनको नीलबट्टा सन्नाटा मिला, लेकिन मजबूरी है इनकी मजबूरी है नीलबट्टा सन्नाटा। अरे डबल इंजन की सरकार में नीलबट्टा सन्नाटा, डबल इंजन की सरकार में ये बहस चलती रहेगी। एक बार हमने संवाददाता कामरान का रुख करेंगे, फिर मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास। कामरान, आप कहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ इस बजट को लेकर लोग कह रहे हैं? देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ, वो अशोकनगर का इलाका है और यहाँ पर महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। पॉलिटिकल रिएक्शंस तो लगातार आ रहे हैं। पक्ष जो है वो सीधे तौर पर इस बजट को सराह रहा है, विपक्ष इसके खिलाफ है। लेकिन महिलाएं क्या समझती हैं बजट में, उनके लिए कितना प्रावधान किया गया है, कितना खरा उतरा है बजट, उनसे सीधे जानने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसा रहा, आपने देखा इस बार बजट? मिला जुला असर था हम महिलाओं के ऊपर, और मुझे लगता है कि पूरे जनसमूह के ऊपर मिला जुला ही असर होगा। और सबसे बड़ी बात कि मोदी जी ने अपने भाषण की शुरुआत ही माँ लक्ष्मी की कृपा से की, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हम बेहद खुश हैं, क्योंकि जब आप किसी की भी प्रशंसा करते हैं तो उसके हित में ज़रूर सोचते हैं। उन्होंने भी सोचा है, लेकिन कुछ बातें हैं जो शोचनीय हैं, और वो ये कि ये पैसे जो दिए जा रहे हैं महिलाओं को, जो घर बैठी महिलाएं हैं, जो किसी पेशे में नहीं हैं, मुझे लगता है उन महिलाओं को एक तरफ जहां आसानी होगी जीविका चलाने में, दूसरी तरफ मुश्किल भी आएगी। मैं स्वयं एक सामाजिक संस्थान से जुड़ी हूं और मुझे पता है कि कुछ महिलाएं कितनी लालायित रहती हैं किसी पेशे को अपनाने के लिए, जिससे उनको 2 पैसे हो सके, और उस पैसे का असर दूसरा होता है। वो पैसा होता है, और कहीं से मिला पैसा खैरात होता है। कोई बात नहीं,
ये भी तो कईयों को नसीब नहीं था पहले, जो मोदी जी के समय में वो देख पाएंगी। तो एक तो ये कि मुफ्त की चीज़ें ना बांटी जाएं, मुफ्त के पैसे ना बांटे जाएं। अगर बांटे जाएं तो इसमें भी निर्धारण किया जाए कि उसके बदले में कोई कार्य सरकार उनसे ले रही है, जिससे उनका हाथ भी चलता रहे, उनका शरीर भी सुगठित रहे और ये काम भी होता रहे। हाँ, और आपने महंगाई घटाई है, जीएसटी पर 6.3 था, वो 6.8 हो गया है। ये हमारे लिए बहुत सकारात्मक बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात, रोटियां बनती हैं सुबह शाम दोपहर, तो उसके लिए आपने आटे की कीमत में भारी कमी की है, ये बहुत ही स्वागतनीय है। तो मतलब बजट अच्छा है कुल मिलाकर। मैम, आप क्या देखती हैं, किस तरीके से बजट रहा इस बार और क्या उम्मीद थी उस पर खरा उतरा? हाँ, बहुत कुछ तो हमें सही लगा, लेकिन कुछ बातें हैं जैसे महिलाओं की सुरक्षा पे, वो भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जगह जगह सीसीटीवी का प्रावधान हो हर जगह, और हेल्पलाइन वो सुविधा, और पुलिस बल भी रहे, क्योंकि हर जगह महिलाएं सुरक्षित पाती हैं, वो है। शिक्षा पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे नहीं लगता है, लड़कियों का जो स्कॉलरशिप होता है, गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियां जो ज़रूरतमंद है, उन लोग का स्कॉलरशिप बढ़ना चाहिए। और जो महिलाएं हायर एजुकेशन में, उनके लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, उसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर आर्थिक व्यवस्था में भी हम कहेंगे, जैसे आजकल महिलाएं उद्यमी महिला जो हैं, वो ये आपको स्टार्टअप कंपनी खोलती हैं, तो उनका लोन भी ऐसा होना चाहिए, बहुत कम इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जाए, ताकि वो आसानी से, नीडी महिला है, वो कुछ करना चाहती है तो उनको हेल्प मिले। तो ये सब कई बातें, इस पर विशेष ध्यान होना चाहिए। ऐसे मिला जुला सब सही है, लेकिन थोड़ा आगे और चाहेंगे कि महिलाओं पर और विशेष ध्यान दिया जाए। मुताबिक उतरा है ये बजट? अब बहुत कुछ ठीक है, कुछ महंगाई कम हुई है जरूर, लेकिन थोड़ा और ध्यान होना चाहिए, विशेषकर महिलाओं के लिए। ठीक है, और भी थोड़े ध्यान देने की जरूरत थी। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। निरंजन जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, आपने कहा कि बैलेंसिंग ये बजट है, लेकिन जो विरोधी हैं, जो विपक्ष में, वो ये भी सवाल उठा रहे हैं, न सिर्फ वो बल्कि आम लोग भी ये सवाल उठा रहे हैं कि 12 लाख तक तो आपने फ्री कर दिया, टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनका सवाल ये है कि बेरोजगारी इतनी है कि लोग तो 12 लाख भी नहीं कमा पा रहे, महीने के 10-15 हजार भी कमाते हैं। तो ऐसे में इसमें कोई बड़ी राहत या कोई एक ये कह ले कि एक बहुत बड़ी आपने राहत नहीं दी है। निश्चित रूप से देखिए प्रीति जी, असमानता तो है, इस चीज को तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि ये दिल मांगे मोर। सुबह तक हम जब 10 लाख एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब 12 लाख रुपए, जो लोग सैलरीड पर्सन है, यानी कि जिस व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए महीने है, उसको तो कम से कम, और मेरे हिसाब से एक बार इसको भी समझा दीजिएगा निरंजन जी, एक बार इसको भी समझा दीजिएगा कि क्या वाकई 12 लाख की आमदनी में कोई टैक्स नहीं देना है? निश्चित रूप से देखिए, मैं तो बल्कि जो गणना निकाल रहा था, उसके अंदर जो व्यक्ति 12,75,000 रुपए महीना साल का कमा रहा है, वो शायद इस अब आगे आने वाले इस रिजीम के अंदर 1 रुपया उसका टैक्सेबल नहीं है। मेरी कैलकुलेशन तो ये बात कहती है कि 13.25 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं होगा। और रही बात जिस तरीके से, देखिए, राजनीतिक बयानबाजी की बात है, तो राजेश जी आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि अभी जैसे मैं सुन रहा था, आपके यहाँ विद्वान पैनलिस्ट जो बैठे हुए, एक तरफ मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, वो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकार को केवल बिहार 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 दिख रहा है, और दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के उसी भी अपोजिशन के दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं बिहार को क्या मिला। आपकी जानकारी के लिए अभी एक और विद्वान पैनलिस्ट जो थे, वो ये कह रहे थे कि बिहार को कितने हजार करोड़ रुपए मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये केंद्रीय बजट है, इसके अंदर ये फंड एलोकेशन बजट नहीं है, ये योजनाओं को परिभाषित करता है कि कौन से क्षेत्र में क्या योजना किस वर्ग के लिए आएगी। तो उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से, हाँ, बिहार को और मिलना चाहिए था, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर बाकी राज्यों की तुलना में देखेंगे तो बिहार जो है, वो उसका जो गुणात्मक फर्क है वो 5-6 का है। और जिस तरीके से 5 बड़े राज्यों की बात करें हम पूरे देश के अंदर, उसके अंदर बिहार एक आता है। और यहां पे जिस तरीके का उत्पादन होना चाहिए, यानी कि आज उपभोग तो बिहार के अंदर पूरा हो रहा है, लेकिन उत्पादन की कहीं ना कहीं कमी है, तो इसलिए बिहार को जितना दिया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बजट को देख करके ये आशा महसूस हो रही है कि शायद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब सारे राज्य मिलकर के भारत के विकास की ओर अग्रसर होंगे, तब भारत विकास इंजन बनेगा, तो शायद उसी दिशा के अंदर ये एक कदम है। लेकिन